गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार से बनी रहती है। हमें पता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है और वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता हर वर्ष देखने को मिलती है तथा साथ ही साथ यहाँ पर हर तीसरे से 8वें वर्ष यहाँ पर भयंकर से भयंकर अकाल पड़ते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई है। उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंचाई कहते किसे हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों रहती है। मनुष्य को अपने जीवन के लिए विभिन्न आवश्यकताएं आवश्यक है। उसमें उसे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इनमें से जो रोटी है या जो कपड़ा है वह उसे फसलों के माध्यम से प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मनुष्य कृषि कार्य करता रहा है और मनुष्य ने अपना जो विकास किया है या अपनी जो बस्तियां बसाई है वो किसी न किसी नदी घाटी के आसपास ही बसाई है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो यही था कि किसी न किसी प्रकार से उन्हें पानी की आवश्यकताएं मिलती रहे। पानी का प्रयोग न केवल पीने के लिए बल्कि अपने पशुओं और अपने खेत में पानी देने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, लेकिन यहाँ पर कोई न कोई नदी जरूर बहती है। मिस्र नदी की सभ्यता नील नदी के तट पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के तट पर, सिंधु घाटी की नदी की जो सभ्यता है सिंधु घाटी या सिंधु नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसी प्रकार से भारत की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कृषि के क्षेत्र में काफी विकास करने पड़े। यही कारण है कि यहाँ पर हरित क्रांति के रूप में हमने विभिन्न सिंचाई की व्यवस्थाओं को अपनाया। बड़े बड़े से बांध बनाए गए, एनीकट बनाए गए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमने सिंचाई की सुविधाओं को विशेष तौर पर अपनाया है। सिंचाई ने मुख्य रूप से चावल और गेहूं फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की है। पहले हम केवल और केवल बारिश के पानी पर निर्भर थे। सिंचाई क्या है? तो सिंचाई ऐसे कृत्रिम साधन है। कृत्रिम यानी हम मनुष्य अपने तरीकों से फसलों में पानी देने का प्रयास करता है। प्राकृतिक तब होता जब बारिश होती या बारिश का पानी खेतों में अपने आप पहुंचता। तो इसके द्वारा किसान अपने खेतों में जो फसल होती है उस फसल तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। और हमें पता है कि कोई भी कृषि कार्य हो बिना सिंचाई के माध्यम से हम इसे नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होती वहां पर दूसरे विकल्प के रूप में सिंचाई ही हमारे सामने बहुत बड़ा साधन रहता है। सिंचाई की बात करें तो राजस्थान में अगर सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो जो भूमि उपयोग है उसके आधार पर सिंचित क्षेत्र की जो मात्रा है लगातार राजस्थान में बढ़ती रही। यानी प्राचीन समय में बात करें तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्र कम था, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई तो हमारे सिंचित क्षेत्रों की मात्रा बढ़ती गई। राज्य के उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो, चाहे चंबल से निकली हुई विभिन्न प्रकार की जो नहरें हैं उनसे सिंचाई या जो सिंचित क्षेत्र है उसका प्रतिशत हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पूर्वी भागों में जो अलवर जिला है वहां पर भूमिगत जल से यानी ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल का दोहन किया जाता है। तो भूमि जल जो जल है उसकी पर्याप्त उपलब्धता जिन स्थानों पर है वहां पर आसानी से सिंचाई की जा सकती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमिगत जल उपलब्ध कम है, ऐसे क्षेत्रों में
नहरों के माध्यम से या तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से सिंचित ये सिंचाई की जाती है। सन 2004-5 का ये मैप है। इस मैप के आधार पर देखिएगा कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो सबसे ज्यादा गहरा है, तो 60 से अधिक प्रतिशत वाला जो चित्र है, ये वाला, जो चंबल नदी का क्षेत्र है। यहाँ पर जो अलवर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अधिक विकास हुआ। अत्यधिक कम जो क्षेत्र है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बहुत कम सिंचाई की सुविधाओं का विकास देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से चुरू क्षेत्र में भी आपको सिंचाई का कम विकास देखने को मिलेगा। पाली में भी इसी प्रकार से बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक होने के कारण यहाँ पर सिंचित क्षेत्र की कमी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। राजसमंद में पठारी क्षेत्र होने के कारण या पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर राजसमंद के क्षेत्र में भी आपको इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सिंचाई की जो व्यवस्था है राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? तो मुख्य स्रोतों की बात करें तो नहरें, नलकूप और तालाब, ये प्रमुख स्रोत है राजस्थान में। इसमें से जो नहरें हैं, उनसे 27.60% और 70.10% जो कृषि कार्य किए जाते हैं, वह कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से किए जाते हैं। यानी सर्वाधिक जो प्रतिशत है, वह कुओं या नलकूपों के माध्यम से प्राप्त होता है। राजस्थान में कुओं और नलकूपों की क्या स्थिति है? तो कुएं या नलकूप हमेशा से ही महत्वपूर्ण सिंचाई के स्रोत रहे। 1951-52 से अगर बात करें तो राज्य का जो कुल सिंचित क्षेत्र था, उसमें से 10.07 हेक्टेयर भूमि थी जहां पर सिंचाई की जाती थी। इसमें से 6.84 लाख हेक्टेयर कुओं से सिंचित था। यानी 10 में से लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि कुओं से सिंचित की जाती थी। यानी लगभग 68% जो भाग था वो कुओं से सिंचित था। वर्तमान की बात करें तो 70.10% सिंचित क्षेत्र कुओं और नलकूपों से सिंचित किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे नए नए विकास होते गए या फिर बढ़ती जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न की आवश्यकता रही, तो सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है तथा कुओं का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो निरंतर इसमें वृद्धि हो रही। इसी प्रकार से अगर बात करें कि 1990 से 2001 का जो 10 सालों का जो समय था, उसमें कुओं एवं नलकूपों से जो सिंचित क्षेत्र थी, उसमें लगभग 11 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। एक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है, 70% जो क्षेत्र है, ये कुओं एवं नलकूपों से सिंचित है। वहीं तालाबों की मात्रा करें, कम है और 28% जो क्षेत्र है, वह नहरों से सिंचित है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अगर सिंचाई के साधनों की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर सिंचाई के साधन है वे कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो 1951-52 में कुओं और नलकूपों का जो प्रतिशत था, वह अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक था और आज वर्तमान समय में भी इनका जो प्रतिशत है वो अधिक बना हुआ।
इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं, इसे हम बार डायग्राम कहते हैं, दंड आरेख, जिसमें विभिन्न दंडों के माध्यम से हम अनुपातिक वर्गीकरण बताते हैं। एक ही दंड में जब दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे मिश्रित दंड आरेख कहते हैं। तो मिश्रित दंड आरेख के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जो प्रतिशत है, ये वाला, ये कुओं और नलकूपों का, ये नहरों का, और बहुत कम प्रतिशत है ऊपर की तरफ, छोटा सा देख सकते हैं, तालाब व अन्य साधनों के माध्यम से किया जा रहा है। कुओं द्वारा अगर सिंचाई की बात करें, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जल स्तर काफी नीचा, यानी वहां पर बहुत कम गहराई पर आपको पानी मिल जाता है, तो वहां से छोटे से खड्डा बनाकर आप जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भरतपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर जिलों में आपको 10 से 12 मीटर की गहराई पर, यानी लगभग 50 फीट की गहराई पर कुएं में पानी आ जाता है। इस कारण वहां पर कुओं का उपयोग अधिक किया जाता है। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, टोंक में भी जल स्तर जो है वो लगभग लगभग आपको 100 फीट के आसपास मिल जाता है। तो वहां पर कुओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर कुओं का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर भी लगभग 150 फीट तक ऊंचे कुएं देखने को मिलते हैं। तो गहराई अधिक होने के कारण जब कुओं में से काफी गहराई से पानी निकाला जाता है, तो कुओं का जो पानी होता है वो पीने के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में जल स्तर काफी नीचा है, वहां पर नलकूपों का, यानी ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? तो ट्यूबवेल में हम भूमि से एक छेद बनाकर उसमें पाइप के माध्यम से पानी की जो मोटर है, विद्युत मोटर, उसके माध्यम से पानी को बाहर निकालते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये ट्यूबवेल की जो प्रणाली जब से आई है, तब कुओं का प्रचलन आपके थोड़ा सा घटा है। लेकिन कुएं की उपयोगिता किस प्रकार से हो सकती है कि ट्यूबवेल को हम इस प्रकार से जमीन में सीधा छेद करके पानी निकालते हैं। 4 इंच का होगा या 6 इंच का होगा, उसकी दिशा में जहां कहीं पर भी पानी होगा, वह उस पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से, लेकिन कुआं जब है, तो कुएं में जो पानी निकाला जाता है वो साइड से 360 डिग्री में छेद किए जाते हैं। नीचे पानी आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम चारों दीवारों में या चारों दिशाओं में इस प्रकार से लंबे लंबे से छेद करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुएं जो होते हैं काफी लाभदायक होते हैं। लेकिन जहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते, पथरीली जमीन है या काफी रेतीली जमीन है, तो वहां पर कुआं खोदना आसान नहीं होता। तो ऐसे क्षेत्रों में ट्यूबवेल या नलकूप का प्रचलन ज्यादा होता है। राज्य सरकार अत्यधिक सहायता कर रही है और नलकूपों के विकास के लिए विभिन्न राज्य के जल संसाधनों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषकों को ऋण भी प्रदान किया जा रहा है, तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा नलकूपों का प्रयोग करने के कारण जो भूमिगत जल का स्तर है वो काफी नीचे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें कि जो नहरी क्षेत्र है, वहां पर जल स्तर काफी ऊंचा हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है, जमीन में पानी जाकर वहां के जल स्तर को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर नलकूपों का विस्तार किया जा रहा है। किंतु भूजल का जब हम अतिशय करते हैं, तो इससे भूजल का जो स्तर है वो काफी नीचा हो रहा है। वो एक पर्यावरण की दृष्टि से या मानवीय दृष्टि से, दोनों ही तरीके से देखें तो काफी भयावह स्थिति बनती जा रही है। यही कारण है कि राजस्थान के कई जिले डार्क जोन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे।
डार्क जोन किस प्रकार से? ऐसे जिले जहां पर जल स्तर, भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, तो उसे हम डार्क जोन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। यह है विभिन्न राजस्थान के जिलों के जिलेवार स्रोत। स्रोतों की बात करें, नहरों के द्वारा सिंचाई, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े मिलेंगे आपको, यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उसके बाद जो चंबल नदी का क्षेत्र, वहां पर आपको सवाई माधोपुर के क्षेत्र में कम है, 18,918 है। यहाँ 1,29,000, 6,69,000, 4,95,000। तो ये जो नहरें हैं, उन नहरों से सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो इन जिलों में अधिक है। इसी प्रकार से अगर हम तालाब की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा 28,531। इससे बड़ा आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भीलवाड़ा में आपको तालाबों से सिंचाई करते हुए दिखने को मिलेगी। कुएं और नलकूपों की बात करें तो अलवर में देखिए 2,86,000। इससे अधिक 2,47,000। सीकर में, यहाँ पर सीकर में देखिए, सीकर में तो न तो नहरें हैं और न तालाब है, 0 0। सारी सिंचाई आपकी कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से ही की जा रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जैसी जमीन है उसके आधार पर तय होता है कि वहां पर सिंचाई के साधन किस प्रकार से होंगे। बात करते हैं तालाब की। तालाब, राजस्थान में सिंचाई का प्रचलन, तालाबों से सिंचाई का प्रचलन प्राचीन है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर तालाब बनाए जाते रहे हैं, क्योंकि वर्षा जल संचयन का जो कार्य है हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। क्योंकि बारिश की अनिश्चितता रहती है, इस कारण हम जल को संजोए रखने की भावना रखते हैं। वर्तमान की बात करें तो राज्य में लगभग 450 छोटे बड़े जलाशय हैं। जलाशयों की बात करें तो तालाबों द्वारा जो सिंचाई होती है वो मानसून द्वारा निर्भर करती है। मानसून अच्छा हुआ तभी तालाब भरेंगे और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। जिन तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है, यानी कहने का अर्थ है कि पानी अगर तालाब में आएगा तभी सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। कम पानी क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं तो वहां पर तालाबों में वर्षा जल की आवक कम होने के कारण तालाब नहीं भर पाते और वहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं हो पाती, क्योंकि तालाब का प्रयोग न केवल हम सिंचाई के लिए बल्कि हम उसे पेयजल के रूप में भी काम में लेते हैं। वैसे आजकल अगर हम देखें तो खेतों में इस प्रकार के पॉन्ड बनाने की जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो जहां पर आपका खेत का जो पानी व्यर्थ चला जाता है उसको आप तालाब में सिंचो कर अपनी साल भर खेती की व्यवस्था कर सकते हैं। तालाबों की बात करें तो वर्तमान में तालाबों का जो सिंचित क्षेत्र है काफी कम है। कुल सिंचित क्षेत्र में अगर तालाबों का जो सिंचित क्षेत्र की बात करें तो काफी कम देखने को मिलता है। तालाब का निर्माण और पानी को रोकने के लिए हम ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहां भूमि का तल पथरीला। पथरीला क्यों? क्योंकि नीचे पानी रिसकर भूगर्भ में न जाए तथा चारों ओर ऊंच भूमि या पहाड़ियां या ऐसा क्षेत्र हो जिससे भूमि के रिसाव न हो। तो यानी हम कटोरे के समान इस प्रकार के स्थान का चयन करते हैं जहां चारों तरफ से इस प्रकार से सुरक्षा हो कि जो पानी है वो रिस कर दूर न जाए। यही कारण है कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि वहां पर तालाबों की संख्या अधिक है। तो वहां पर पथरीली भूमि है और बारिश भी अधिक होती है, इसलिए पानी को वो तालाब के माध्यम से संजो कर रखते हैं और तालाब में ही मोटर को लगाकर अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं। तालाबों से सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले में होती है। उसके बाद उदयपुर पथरीला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ पथरीला क्षेत्र और अजमेर ये भी पथरीला क्षेत्र।
इसके अलावा भी हम सिंचाई की बात करते हैं, पेयजल के रूप में तो कहीं पर भी तालाब बनाया जा सकता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा, साहेबगंज, माधोपुर इत्यादि जिलों में तालाबों से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग कम किया जाता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जल का ह्रास अधिक होता है। जलाशयों की बात करें तो राज्य में बहुत सारे जलाशय जैसे कि जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर जैसे जलाशय आपको देखने को मिलते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में आपको इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जलाशय आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग लगभग हर जिले में आपको इस प्रकार के जलाशय देखने को मिल ही सकते हैं। यानी छोटे मोटे बांध तालाब देखने को मिलते हैं। तो इन तालाबों या बांधों के अंतर्गत देखिएगा, रायपाली के अंतर्गत आपका हेमावास है, सरदार समंद है, खारडा है, मुथानाग बांध है। इसी प्रकार से पार्वती, बारेठा, सीकरी ये भरतपुर में है। उदयपुर के अंतर्गत जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के बांध यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। नहरों की बात करें तो नहरें यहाँ पर कुएं और नलकूपों के पास सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पहले केवल एक गंगा नहर हुआ करती थी, लेकिन अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब से आई है उसके बाद इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता रहा है। नहरों द्वारा अगर सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो नहरों द्वारा वर्तमान में एक बहुत बड़े भाग पर लगभग 33 वर्तमान के अगर डेटा की बात करें तो लगभग 33% जो क्षेत्र है वहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो रेगिस्तानी पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर हरे भरे खेत वर्तमान में देखने को मिलते हैं। राज्य की नदियों से विभिन्न प्रकार की नहर निकालकर निकटवर्ती राज्यों की नदियों का जल नहरों के माध्यम से सिंचाई के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो बांधों का निर्माण नहीं हो पाया था, इसलिए वहां पर जो नहरी सिंचाई व्यवस्था थी काफी सीमित थी। लेकिन राज्य जो बीकानेर में था वहां पर 1927 में ही गंगा नहर का निर्माण किया जा चुका था। महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने वहां से हरियाणा और पंजाब की सीमाओं से राजस्थान के अंदर पानी गंगा नहर के रूप में लेकर आ चुके थे और यही गंगा नहर एक आधारशिला बनी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में। तो इस प्रकार से जब नहरें आई तो मरुस्थलीय प्रदेश का पूरा का पूरा काया पलट हो गया। भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिले और विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था बनी रही। बात करते हैं एक बार पुनः कि हमने राजस्थान में अगर बात करें कि सिंचाई की किस प्रकार की व्यवस्था है तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर सतही जल की उपलब्धता की बात करें कि पानी जो धरातल पर उपलब्ध है तो वो भारत का लगभग 1.16%। भारत में जितना भी जल उसका 1.16% जो भाग है 1.16% जो भाग है वह सतही जल के रूप में उपलब्ध है। और दोहन योग्य भूजल की बात करें, जो भूमिगत जल की बात करें तो 1.72% ही पाया जाता है। तो राजस्थान में जल संसाधन का अत्यधिक महत्व है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि घी ढूंढे तो मारा काई नहीं बिगड़े, लेकिन पानी ढूंढे तो मारा जियो जल जावे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर पानी गिर जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। राजस्थान में जल की स्थिति को देखें तो देश का लगभग 51% 51% जो भाग पानी का है फ्लोराइड युक्त है। इसी प्रकार से 42% जो लवणता है वह राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। यानी
पूरे देश में जितनी भी फ्लोराइड पाया जाता है उसका 51% राजस्थान में, और जितना फ्लोराइड पाया जाता है उसका 42% लवणता जो पाई जाती है वह राजस्थान में पाई जाती है। तो इसी आधार पर या विभिन्न दूसरे आधारों पर अगर हम जल संसाधनों की बात करें तो हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं। ऐसे जल जो सतही जल है, सतही जल का अर्थ होता है जो नदियों, झीलों और तालाबों के रूप में शामिल है, और दूसरा होता है भूमिगत जल जो भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है। तो सतही जल की बात करें तो इसके अंतर्गत नदियों, झीलों और तालाबों को शामिल करते हैं। राजस्थान में चंबल नदी, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बीड़च, गंभीरी, सुकड़ी, काली सिंध, परवन, मेजा, ये बहुत सारी नदियां हैं जो सतही जल को उपलब्ध करवाती है। तो भारत का यह ऐसा एक पहला राज्य है जिसने नदियों को जोड़ने का कानून बनाया था, वह है राजस्थान। कि कैसे नदियों को जोड़कर हम पानी की उपलब्धता सभी नदियों में बनाए रखें। इसी प्रकार से राज्य में कई प्रकार की मीठे पानी की झीलें हैं, जिसमें हम जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद में, आना सागर झील पुष्कर में, पुष्कर खुद एक झील है, आना सागर और पुष्कर दोनों अजमेर जिले में, सिलीसेट झील जो है अलवर में, कोलायत झील बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में, गैप सागर डूंगरपुर में, कायलाना झील, बालसमंद झील जोधपुर में, नक्की झील माउंट आबू, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर झीलें पाई जाती है। अब बात करें कि भूमिगत जल। अब भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर से जो पानी निकाला जाता है उसे कहा जाता है भूमिगत जल। भूमिगत जल की बात करें तो यहाँ पर उसमें कुएं यानी वेल एंड ट्यूबवेल, नलकूप को शामिल किया करते हैं। तो राज्य का लगभग जो सिंचित क्षेत्र है उसका 70% जो भाग है, और पेयजल जल का जो पीने योग्य जो पानी आता है उसका भी 70% जो भाग है वह भूमिगत जल से ही प्राप्त होता है। यानी हैंडपंप के माध्यम से, चाहे ट्यूबवेल के माध्यम से या कुओं के माध्यम से हम भूमिगत जल को दोहन करते हैं। यह सिंचाई के प्रमुख साधन वर्षा के अभाव में हमें सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा जो भाग है वो श्री गंगानगर में पाया जाता है, और सबसे कम अगर भाग की बात करें तो वह प्रतिशत के आधार पर चूरू के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार से फिर हमने राजस्थान के विभिन्न जो सिंचाई के साधन हैं उनको 3 भागों में बांटा। राज्य का वर्तमान में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका लगभग 66% जो भाग है वो कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचित किया जाता है। सर्वाधिक जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी राजस्थान में जयपुर और अलवर जिले के अंतर्गत होती है। इसी प्रकार से जैसलमेर जिले में भी एक कुआं जो मीठे जल की उपलब्धता करवाता है। लाठी सीरीज को हमने पढ़ा है, वहीं पर एक चांदन नलकूप है जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। नहरी क्षेत्रों की बात करें तो राज्य में लगभग 33% जो भाग है वह नहरों से सिंचित है, और सर्वाधिक नहरी सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। तालाबों की बात करें तो लगभग 0.7% जो भाग है वो तालाबों से सिंचित होता है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां पर ये सिंचाई का प्रमुख साधन है। तालाबों द्वारा सिंचाई में भीलवाड़ा पहले स्थान पर और उदयपुर जो है वह दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार से दूसरे जो साधन है उसमें केवल 0.3% जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संसाधन ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था। अगली जो कक्षा रहेगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो घाटी परियोजना है वो किस प्रकार से संचालित की गई है। धन्यवाद।